खास चर्चा परिचर्चा में जो गेस्ट है हमारे साथ है वो है त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवम गोयल। डॉक्टर शिवम गोयल जयपुर की अगर हम बात करें तो जाने माने डॉक्टर है डॉक्टर शिवम गोयल। और आज के स्पेशल एपिसोड में हम शिवम गोयल से बात करेंगे कि इस गर्मी में किस तरीके से आप अपना ख्याल रख सकते हैं, स्किन केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, थैंक नमस्कार। यू। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहेंगे कि आपके बारे में कि कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है। नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर शिवम गोयल। आई एम एन एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट। मेरी स्कूलिंग एक्चुअली जयपुर से ही हुई है, फ्रॉम सेंट एंसलम स्कूल, पिंक सिटी। जी। उसके बाद में मैंने अपना जो एमबीबीएस है वो आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से किया है। और उसके बाद मेरी इंटर्नशिप जो होती है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से हुई। उसके बाद मेरा जब नीट में मेरिट में आया तो फिर मेरा जो एमडी डर्मेटोलॉजी है वो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल से हुई। जिसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को यहाँ पे ज्वाइन किया जयपुर में वापस से उनके हॉस्पिटल में, और अपना खुद का वेंचर एक स्टार्ट किया, डॉक्टर शिवम स्किन एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। एंड वही उससे ही मेरे को अभी शोहरत मिली है और चलिए। यहाँ पे मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। जी। हमने सुना है आपके पिताजी भी डॉक्टर हैं, उनके यस। बारे में कुछ बताएंगे। मेरे फादर और मदर दोनों डॉक्टर्स हैं। फादर का नाम है डॉक्टर गोविंद गोयल, मदर है डॉक्टर मधु गोयल। मेरे फादर एक चेस्ट फिजिशियन हैं ओके। और मेरे बोथ फादर एंड मदर बहुत पुराने डॉक्टर्स हैं जयपुर के जाने माने, और उन्होंने भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से ही पढ़ाई की है। एंड करीब 30 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड अब अपने आई थिंक बेटे को हैंड ओवर कर रहे हैं। बेटे को हैंड ओवर करें, बेटे जो हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और लोग काफी पसंद करते हैं और डॉक्टर शिवम गोयल के काम को। सबसे पहले डॉक्टर साहब हम बात करेंगे कुछ स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर हम बात करें तो उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो आम जनता को पता नहीं होता है कि त्वचा विशेषज्ञ जो होते हैं वो क्या होते हैं और क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आज के एपिसोड में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। दोस्तों देखिए, आज ये त्वचा रोग विशेषज्ञ ये बहुत ही यूनिक होता है इस वे हम्म। में कि बहुत ही कम विशेषज्ञ होते हैं त्वचा के, ठीक है। क्योंकि इसकी काफ़ी कम सीट हुआ करती थी पहले। बिल्कुल। तो ये जो होते हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ, ये डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं इनको इंग्लिश में। और ये जो होते हैं स्किन, हेयर और नेल्स तीनों के ये स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि कोई भी चमड़ी की, बालों की या नाखूनों की जो बीमारी होती है, इसके जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं। जैसे कि अभी लंग के मेरे फादर जो हैं वो लंग के स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। तो मैं जो हूँ, मैं स्किन, हेयर और नेल्स का स्पेशलिस्ट हूँ, उसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक तो है। ये डर्मेटोलॉजिस्ट की डिग्री होती है एमडी या फिर डीएनबी, या फिर एक क्वालिफाइड जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा करते हैं तो उनका ये जो क्वालिफाइड डिग्रीज होती है उन्हीं को डर्मेटोलॉजिस्ट का दर्जा दिया जाता है। दर्जा दिया जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि त्वचा विशेषज्ञ ना उनकी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। देखिए, ये जो स्किन, हेयर और नेल्स, इसके जो बीमारियां होती है तो उसके कभी कभार सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। हम्म। जैसे स्किन में कभी कभार मस्से होते हैं ऐसे, और कुछ विटिलिगो, ऐसी जैसे बीमारियां होती है, उसके लिए हमें लेजर्स या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ता है उनको हटाने के लिए। जैसे कि स्किन के ही प्रोसीजर्स होते हैं, किसी को गड्ढे होते हैं या कालापन होता है, उसकी अलग अलग करीब लेजर्स होती है। जैसे मेरे सेंटर पे करीब 10 से 12 मशीनें हैं, लेज़र मशीनें, जिससे को हम अलग अलग प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्ट्रेच मार्क्स में, कालेपन ओके। में, अनचाहे बालों को हटाने के लिए। जो बालों की जो मशीनें होती हैं उसको हम हेयर ग्रोथ के काम में लेते हैं। और ये पीआरपी थेरेपी, ग्रोथ फैक्टर थेरेपी, इसको हम ये अलग अलग मशीनों से जी। हम वहाँ पे देते हैं और डायग्नोज करते हैं कि एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिकली कि आपकी स्किन और हेयर में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। नेल्स की भी अगर जैसे माने तो अलग अलग सर्जरी होती है, जिससे कि हम नेल्स में जिनके आड़े टेढ़े नेल्स उग जाते हैं उनको हम नेल्स को भी हटाते हैं या फिर काट के वाइटिश वापस भी से। होते हैं जरूर, वो वो। जैसे वाइटिश नेल होता है, कभी कभार नेल्स के अंदर भी फंगस आ जाता है। जैसे स्किन पे दाद होता है वैसे जी जी। नाखूनों में भी फंगस उगने लग जाता है, जिससे पूरा नाखून खराब हो जाता है। और वो खाने के जरिए पेट में जाते हैं और नुकसान करते हैं। जरूर, तो उसको भी जैसे होता है हमको हटाना होता है, वापस से दवाइयाँ देनी होती है। तो ये स्किन, हेयर, नेल्स के सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, काफ़ी सारी मशीनें भी आजकल आ गई है, जो कि मैं प्रैक्टिस एक्चुअली करता हूँ। हमारे पेशेंट्स को मैं बताता हूँ कि हम अब सिर्फ दवाई के ही जरिए आपको ठीक नहीं कर सकते, आपको ओके। हम बेटर मशीन्स जैसे लाइट थेरेपी, लेजर्स थेरेपी, इनके द्वारा हम आपको जल्दी और बेटर रिजल्ट्स बेटर। दे सकते हैं, और आपकी दवाइयों का जो बर्डन है उसको हम कम कर सकते हैं।
ओके। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा जानना चाहूंगी कि त्वचा विशेषज्ञों और सौंदर्य विशेषज्ञों के बीच में क्या अंतर होता है? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे अ, ये बहुत ही ग्रे एरिया बन जाता है जो ओके। सौंदर्य विशेषज्ञ जो होता है। तो इसको आजकल इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स या कॉस्मेटोलॉजिस्ट या राइट, कॉस्मेटोलॉजी राइट। क्लिनिक्स डेवलप हो गए हैं। सो दोस्तों देखिए, ये हुआ इसलिए कि ये इतनी लुक्रेटिव जॉब है, जैसे कि फैशन इंडस्ट्री है, इतनी राइट। लुक्रेटिव है, बॉलीवुड। लेजर्स बहुत होते हैं वहां पे यस, यूज। तो इतनी लुक्रेटिव यानी कि इतनी क्या कह सकते हैं कि आकर्षक ये फील्ड है आकर्षक, कि सब लोग राइट। इसमें आना चाहते हैं, सलोन से लेके अट्रैक्टिव फील्ड है। इवन दूसरे डॉक्टर्स इसमें स्टेप इन करना चाहते हैं। तो ये जो होता है, जो एक्चुअली त्वचा विशेषज्ञ होता है, वो ही एक्चुअल में आपकी स्किन की क्वालिटी, टेक्सचर और अलग अलग जो उसकी कंडीशन है उसकी सेंसिटिविटी चेक करके आपको सही इसका इलाज या फिर आपका स्किन का प्रोसीजर है वो उसके लिए गाइड कर सकता है। ओके। काफ़ी बार ऐसा ऐसा होता है कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हमें ये प्रोसीजर कराना है हमारे फेस पे, हम्म। बट मैं उनको मना करता हूँ कि सी आपके ये अभी सही वक्त नहीं है क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव है ओके। ये। और मैं उनको बोलता हूँ दवाई देके कि आप 2 हफ्ते बाद आइए जब आपकी स्किन नॉर्मल हो जाए। तो ये जो आइडेंटिफाई करना कि आपके लिए ये सही नहीं है, यही एक त्वचा अच्छे विशेषज्ञ का काम यही होता है। एक काम है, क्योंकि हर कोई ये आपको नहीं बता सकता कि कौन सी चीज आपके लिए अभी सही नहीं है। जो राइट। आपको रोक सके, मैं अपने दर्शकों को वही बोलना चाहूंगा कि जो आपको गलत काम करने से रोक सके, जो डॉक्टर, वही एक अच्छा डॉक्टर होता है। बहुत ही बेहतरीन जवाब है डॉक्टर साहब आपका, ये आपका एक्सपीरियंस हम कहेंगे इसको। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके आपके क्लिनिक पे इतने सारे पेशेंट आते हैं, पर एक जो कॉमन प्रॉब्लम होती है ना, वो क्या लेकर आते हैं? सी मेरा जैसे एक कॉस्मेटोलॉजी कम डर्मेटोलॉजी क्लिनिक है जिसमें हमारे पास रेगुलर पेशेंट्स भी आते हैं स्किन प्रॉब्लम्स लेके, और कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स लेके भी आते हैं। जो कि स्किन प्रॉब्लम्स होती है ज़्यादातर लोगों को इस समय में, जैसे दाद की प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, या फिर गर्मी की वजह से जो रैश हो जाते हैं बॉडी पे, रैशेस। उसकी प्रॉब्लम होती है। अगर यही देखा जाए कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स में, तो लोगों को सबसे ज़्यादा कालेपन यानी धूप से जो टैनिंग। टैनिंग की प्रॉब्लम होती है वो होती है, या फिर बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है। बाल झड़ने की प्रॉब्लम और टैनिंग का इशू बहुत हाँ। ज्यादा होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो कैसे सनस्क्रीन वगैरह क्या एडवाइस करते हैं आप, क्या गर्मियों में क्या किस तरीके की यूज करनी चाहिए, बिकॉज टैनिंग बहुत ज्यादा बेसिक इशू है। ये जो सनस्क्रीन होती है, इसको इसके अंदर होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो मिनिमम जो 30 एसपीएफ होता है, वो बहुत ही कारगर होता है आपको सन प्रोटेक्शन देने के लिए। बट हम्म। उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है फिजिकल मेथड्स ऑफ सन प्रोटेक्शन, जिसको हम कहते हैं कि जैसे आप कैप्स यूज़ करें, ओके। अम्ब्रेला, गॉगल्स, स्कार्फ। ये जो मेथड्स होते हैं ये आपको सनस्क्रीन से भी अच्छा मेथड, ये प्रोटेक्शन आपको देते हैं धूप से। ओके। मैं सबको ये बोलता हूँ कि अगर आपका बाहर जाने का काम है तो आप जितना हो सके अम्ब्रेला, कैप्स, गॉगल्स या स्कार्फ्स का यूज करें सनस्क्रीन यूज करने के साथ साथ, क्योंकि ओके। वो उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है। बढ़ा देता है। और सनस्क्रीन को आपको हमेशा आधा घंटा पहले यूज करना चाहिए बाहर ओके। जाने से पहले। और उसकी इफेक्टिवनेस जो होती है, कुछ कुछ सनस्क्रीन की थोड़े लंबे टाइम रहती है, ठीक अराउंड है। 4 to 6 आवर्स, और कुछ की 2-3 घंटे ही रहती है। इसलिए आपको रीअप्लाई करने की रीअप्लाई जरूरत। करना था, जिसका एसपीएफ ज्यादा होता है वो थोड़ी ज्यादा देर तक काम करती है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। एसपीएफ एक्चुअली इसका मापदंड होता है वो थोड़ा अलग होता है। ओके। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप SPF 30 सनस्क्रीन यूज करते हैं, वो इट्स मोर देन इनफ, वो काफी कारगर है। ओके। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ज्यादा एसपीएफ का यूज ना करके आप SPF 30 यूज करें, बट उसको रीअप्लाई करें। रीअप्लाई करें, यानी कि आप उसको दोबारा से लगाएं। यस। डॉक्टर साहब, एक चीज जानना चाहूंगी मैं आपसे कि पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें त्वचा विशेषज्ञ से कब मिलना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे कि अगर हम बात करें हमारे भारत की, हमारे भारत में सारी चीजों का, सारे इलाज का जो कहते हैं ना, इलाज हमारे पास खुद के पास है, हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं। तो त्वचा विशेषज्ञ से नॉर्मली लोगों को कब मिलना चाहिए, क्योंकि लोग अवेयर ही नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, घर पे कुछ घरेलू चीजें लगा लेते हैं, उनका सोल्यूशन हो जाता है, पर वो वापस से हो जाती है। मैं सबको बताना चाहूंगा कि मेन प्रॉब्लम आजकल हमको जो एज स्किन स्पेशलिस्ट हमें देखी जाती है, वो होती है लोग अपना घरेलू नुस्खे जब अप्लाई करने लग हम्म। जाते हैं, या फिर फार्मेसी से ऐसी ट्यूब्स खरीद लेते हैं जिससे कि उनको और हानि पहुंचती है चमड़ी को, राइट, राइट। या चमड़ी फट जाती है। ये दो ऐसी कंडीशंस ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें एक्चुअली मैं लोगों को सतर्क करना चाहता हूँ
कि एक होता है चेहरे पे कालापन और दूसरा होता है जांघों के ऊपर दाद होना। सो अगर आपके चेहरे पे कहीं पे कालापन है तो आप प्लीज कोई भी मेडिकल स्टोर से ऐसे कोई गोरापन की क्रीम ना यूज करें, क्योंकि उसके अंदर स्टेरॉइड होता है या फिर और भी ऐसे हार्मफुल तत्व होते हैं जिससे कि आपकी चमड़ी एक बार के लिए तो ठीक हो जाती है, बट वो चमड़ी आपकी पतली हो जाती है और आपकी जो खून की नलियां हैं वो धीरे धीरे दिखने लग जाती है और आप उसकी चमड़ी को लत लगा देते हैं। सो आप जैसे ही उसे बंद करेंगे वो एकदम से चमड़ी काली पड़ जाती है और बहुत सेंसिटिव हो जाती है। तो ये जो गोरेपन की क्रीम्स है, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उसको अपने आप से ऐसा यूज ना करें और सिर्फ एक त्वचा रोग विशेषज्ञ को ही दिखाएं। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है दाद की, जैसे कि गोरेपन की क्रीम्स होती है वैसे भी आजकल मिक्स्ड क्रीम्स आती हैं जिसके अंदर अलग अलग जो मेडिसिन होती है, जैसे नियोमाइसिन, क्लोबेटासोल। तो ये जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है जिनके अंदर स्टेरॉइड होता है। जैसे कि चेहरे पे चमड़ी पतली हो जाती है वैसे ही इसको यूज करने से जांघों की चमड़ी भी पतली हो जाती है और वहां पे परमानेंट स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो जाते हैं, जिसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। ये जो दो चीजें हैं मैं सभी को बताना चाहूंगा आपके चेहरे पे कालेपन के लिए, और नीचे जांघों पे भी अगर आपको दाद है तो उसके लिए आप कभी भी सिर्फ मेडिकल स्टोर से जाके आप ये क्रीमों का यूज डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिल्कुल कहने का मतलब है आपके किस स्किन पे। ये तो मैं आपको दो कॉमन प्रॉब्लम बता रहा हूँ, इसके अलावा भी कई प्रॉब्लम होती है जिसमें लोग सोचते हैं कि ये क्रीम लगा लो इससे कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो ही जाएगा, लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट जो आते हैं उनसे, तो वो उसको फिर हमको ठीक करना एक तरह से बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और फिर उनको काउंसिल करना, एक्चुअली जब वो आते हैं वो परेशानी में आते हैं हमारे पास, तो उनको फिर समझाना, उनके लिए एक्सेप्ट करना ये मुश्किल हो जाता है कि हमारी एक गलती की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो गई हमें। काफी लोग स्किन प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है डॉक्टर साहब, तो काफी लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इस तरह के भी कुछ आपके पेशेंट्स आते होंगे जो जब आप उनको काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग करते हैं उनकी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा एज अ डॉक्टर, मैं कभी कभार पहचान लेता हूँ कि पेशेंट को डिप्रेशन है या नहीं, या फिर पेशेंट कोई स्ट्रेस डिसऑर्डर में है या नहीं। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको चेहरे के एक्सप्रेशन और उस सबसे पता लग जाता है कि उनको इस चमड़ी की प्रॉब्लम से क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो एज अ डॉक्टर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, मैं हमारे पेशेंट्स जो होते हैं मैं उनको दवाई के साथ साथ थोड़ा सा सांत्वना भी देता हूँ कि क्या वो ठीक हो सकता है नहीं, या फिर कितना हो सकता है नहीं। तो मेरे को लगता है कि सिर्फ दवाई ही नहीं, कभी कभार किसी का हाथ पकड़ना, डॉक्टर की मुस्कुराहट भी काम कर जाती है। कभी कभार वो होता है। मेरे को काफी पेशेंट्स ये बोलते हैं कि आपने बात करके हमें अच्छा लगा, दवाई की बात तो ठीक है लेकिन बात करके हमें अच्छा लगा, आपसे कंफर्टेबल हो जाते हैं ओवरऑल। कहने का मतलब है जरूर वो थोड़ा जरूरी होता है काउंसलिंग, क्योंकि इतना स्ट्रेस में ऑलरेडी रहते हैं। डेफिनेटली। सर, अब थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि नॉर्मली जो है ना विजिट चार्ज क्या होते हैं? देखिए, डिपेंड करता है डॉक्टर की क्वालिफिकेशन पे, डिग्रीज पे और सिटी के हिसाब से भी डिपेंड करता है। पर नॉर्मली सर थोड़ा रफली अगर बता सकते हैं तो मे बी 250 से लेके 400 250 से स्टार्ट होता है, एंड करीब 500 550 तक आई थिंक जयपुर में हो सकता है। चार्जेस रहते हैं। दिल्ली, बॉम्बे में करीब 1000 1500। ट्रीटमेंट पे डिपेंड भी करता होगा। यस, विजिटिंग चार्जेस करीब दिल्ली बॉम्बे में अच्छे बहुत जो सीनियर हैं उनके करीब 3000 3500 भी हो सकते हैं। टोटली एक्सपीरियंस, सिटी सब कुछ मिलाकर मैटर करता है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई देख रहे हैं दर्शक, अगर आप जाना चाहें तो 250 से 300 रुपए हम कहना चाह रहे हैं कि स्टार्ट होता है विजिट चार्ज। फिर आपकी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो त्वचा विशेषज्ञ जो होते हैं उनके प्रशिक्षण और योग्यताएं क्या होती हैं। मैं इसलिए ये सवाल आपसे कर रही हूँ क्योंकि जो लोग इस फील्ड के अंदर डॉक्टर साहब करियर बनाना चाहते हैं तो उनको प्रोसेस बताएं, क्योंकि आपसे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन इस चीज को कोई नहीं कर सकता। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी क्वालिफिकेशन भी पहले मैंने एमबीबीएस किया था। ये जो डर्मेटोलॉजी है ये एक पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट है, यानी कि एमडी का सब्जेक्ट है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 11th-12th में साइंस में बायो तो होनी ही चाहिए, बायोलॉजी होनी चाहिए। उसके बाद में आपको नीट एग्जाम के थ्रू एमबीबीएस करा हुआ होना चाहिए, और उसके बाद जो नीट पीजी है उससे फिर आपको एमडी या फिर डीएनबी, ये डर्मेटोलॉजी के जो कोर्सेज है गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्सेज हैं। आप वो अगर करते हैं जो कि 2 साल से 3 साल का हो सकता है,
तो उसके बाद ही आप एक एक्चुअल में डर्मेटोलॉजिस्ट बनते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब हम आगे थोड़ी बातचीत को बढ़ाते हैं। जानना चाहेंगे कि ज्यादातर ना त्वचा संबंधी बीमारियां कौन कौन सी देखी जाती हैं? जो आपके जैसे 10 पेशेंट आते हैं तो 7 से 8 में आपको कॉमन प्रॉब्लम ये दिखी जाती है। मैं सबको ये बताना चाहूंगा, आजकल जो एक प्रॉब्लम है फेस पे, मुहासे, रेडनेस या हम्म। फिर कालेपन की, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स आजकल सबको होने लग गई है। उसके साथ साथ मैं बताऊंगी, बाल झड़ने की समस्या भी आजकल उतनी ही कॉमन हो गई जी जी जितनी त्वचा बिल्कुल। संबंधित प्रॉब्लम जी है। जी। तो ये बाल झड़ना और चेहरे पे कालापन या मुहासे होना, ये आजकल यंगस्टर्स और इवन जो एल्डरली होते हैं वो बिल्कुल उसके साथ आते हैं हमारे साथ पास। में। तो मतलब क्या रीजन, क्या हार्मोन्स डिसबैलेंस होना होता है, ये क्या कारण होते हैं ये जो मुहासे जो हमें हो जाते हैं? मुहासे जो होते हैं, पिंपल्स होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। सिर्फ हार्मोनल संतुलन से ही नहीं, जैसे कभी कभार जो स्किन टाइप होता है वो ही एक्ने प्रोन स्किन टाइप उसे कहते हैं हम। तो उसके अंदर होता क्या है, आपके जो स्किन होता है उसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं। तो हम्म। अगर वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसके बाद जो गंदगी होती है वो नहीं निकल पाती, तो ठीक वो है। जो बैक्टीरिया होता है वो ही ग्रो करने लग जाता है स्किन के अंदर, और वो धीरे धीरे जो पिंपल होता है वो फॉर्म हो जाता है, और उसके बाद वहां पे पस पड़ जाता है जिसकी वजह से निशान या कालापन पड़ता जी। है। कभी कभार ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी इंटरनल, जो बॉडी में असंतुलन हो रहा है उसकी जी वजह जी। से भी हो सकती है, हार्मोनल असंतुलन की वजह से भी औरतों में काफी बार यहाँ पे नीचे जॉ लाइन पे यहाँ पे जी। पिंपल्स देखे जाते हैं। काफी बार ये जो प्रॉब्लम होती है ये आपके जो खान पान और खान रहन पान सहन रहन और सहन। आपकी जो लाइफस्टाइल है उससे भी ये स्टार्ट हो सकती है। कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें मैटर करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक बहुत बेसिक सवाल जानना चाहूंगी, ये मेरा भी पर्सनल सवाल, इसको आप समझ लीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक नॉर्मल व्यक्ति को, नॉर्मल लोगों को दिन में चेहरा कितनी बार धोना चाहिए? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों का सपोज ऑयली फेस रहता है या हम्म। फिर उनको चिपचिपा फील होता है, तो दिन में 3 से 4 बार अपना फेस वॉश कर सकते हैं विद। फेस वॉश से या सादे पानी से? इवन फेस वॉश, वो जैसे मैं पर्सनली, मेरा थोड़ा ऑयली स्किन टाइप है, तो मैं दिन में 2 से 3 बार फेस वॉश करता ही हूँ, क्योंकि बाहर अपन निकलते हैं तो मिट्टी या जी धूल भी बिल्कुल लगती है। बिल्कुल। तो इट्स बेटर कि आप अपना फेस वॉश करें। ठीक है। अगर किसी का ड्राई स्किन टाइप है, हम्म। बहुत ही ज्यादा ड्राई रहता है, तो मैं उनको बोलता हूँ दिन में 1 से 2 बार वो फेस वॉश कर सकते हैं। अंतर ये आता है कि उन जिनको मैं जिनका ड्राई स्किन टाइप होता है, मैं उनको एक अलग टाइप का फेस वॉश देता हूँ जो कि उनकी ओके। ड्राई स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। ठीक है। और जिनका ऑयली स्किन है, मैं उनको अलग टाइप का फेस वॉश देता हूँ जिसका वो यूज करके फ्रेश महसूस कर फ्रेश सके। महसूस कर सके। तो इसी से रिलेटेड एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आम व्यक्ति इस वक्त आपको देख रहे हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा बजट भी नहीं है, ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत काम का है हमारे दर्शकों को, डॉक्टर साहब से आप जान सकते हैं कि अपनी त्वचा का देखभाल कम बजट में भी कैसे कर सकते हैं, जो चीजें उनके पास उपलब्ध है उसमें भी किया जा सकता है। डॉक्टर साहब बताएं। कि ये सवाल आई थिंक इस वजह से आया है कि आजकल मार्केट में कई तरह के सीरम, फेस जी पैक जी। और ये सब आ चुके हैं, तो लोगों को लगता है कि त्वचा का ध्यान रखना इतना महंगा हो चुका है क्या। बहुत तो मैं बढ़िया बात। सबको ये बोलना चाहूंगा कि एज अ स्किन स्पेशलिस्ट ऑल्सो, मैं सबको ये बोलता हूँ कि जब भी कोई मेरे पास सीरम्स वगैरह मांगने आता है कि आप हमें ये सीरम लिखिए, ये सीरम लिखिए, मैं जितना हो सके उनको कम देता हूँ। मैं ओके। इस क्योंकि मैं एक मिनिमलिस्ट एटीट्यूड में बिलीव करता हूँ। आपका राइट स्किन राइट। केयर जितना सिंपल हो उतना कारगर होता है, बिल्कुल। क्योंकि आप उसको डेली फॉलो कर सकते डेली हैं। फॉलो कर सकते हैं लंबे समय तक, तो बिल्कुल। अ गुड क्वालिटी सनस्क्रीन, अ गुड क्वालिटी फेस वॉश और एक नाइट टाइम मॉइस्चराइजर, अगर आप इतना सा सिर्फ 3 चीजें भी एक अच्छी यूज करते हैं, देन इट इज मोर देन इनफ। ये आपकी स्किन की देखभाल के लिए बिल्कुल काफी है। और इसको आप, इसके अलावा अगर आपको बजट होता है तो जी। आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके। बट मैं सबको एक अच्छा फेस वॉश, एक अच्छी सनस्क्रीन और एक मॉइस्चराइजर है, मॉइस्चराइजर। बस सिर्फ 3 चीजें मैं सबको देता हूँ, ताकि उनकी स्किन की क्वालिटी सबकी इंप्रूव होती है। विद इन 1 मंथ उनको डिफरेंस फील होने लग जाता है। और इम्प्रूव होती रहती है समय के साथ साथ, बिल्कुल। डॉक्टर साहब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि बालों का झड़ना बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, हर जगह देखी जाती है। तो बालों का रख रखाव ओवरऑल हम कैसे कर सकते हैं, क्या यूज करें क्या ना यूज करें? क्योंकि देखिए अगर हम बात करें ऑयल्स की, आजकल मार्केट में जो इतने सारे प्रोडक्ट हो गए हैं, एडवर्टाइजमेंट हो गए थे, लोग कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि कैसा ऑयल यूज करें?
कहाँ से प्रोडक्ट लिया जा सकता है? ये देखिए, ये जो हेयर की जो प्रॉब्लम आई है वो काफ़ी रीजंस हैं जिस वजह से आई है। तो काफ़ी लोगों में एक जेनेटिक पैटर्न ऑफ हेयर लॉस भी होता है, जो जेनेटिक्स और हॉर्मोन्स के कारण उनके साइड के बाल या पीछे के बाल कम होने लग जाते हैं। ये जो कंडीशन होती है वो स्ट्रेस के कारण और बढ़ने लग जाती है और साइड के बाल और जाने लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में कोई भी हेयर ऑयल आप पे काम नहीं करेगा। इसमें ओके। जो आपको जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उन्हीं को दिखाना होगा, क्योंकि उसकी एक स्पेसिफिक दवाई होती है लगाने की जिससे कि उसको रोका जा सके। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है, देन उन केसेस में तो आपको बोलूंगा कि ऑयल जो होता है आग में घी के समान होता है। ओके। आपकी वो डैंड्रफ को वो और बढ़ाता रहता है और चिपचिपा करता रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है तो सबसे पहले आप ऑयल रोकिए। तो ऑयल जो होता है, देखिए पर्सनली मैंने सालों से कभी ऑयल लगाया नहीं है। ओके। और मेरे को एज डर्मेटोलॉजिस्ट हमें ऑयल की आवश्यकता नहीं होती बालों में। ओके। ऑयल जो होता है एक कंडीशनर होता है, इसमें कोई न्यूट्रिएंट बेनिफिट्स एज सच होते नहीं है। तो ये कंडीशनर जो होता है, मैं सबको बोलूंगा कि आप जो नहाने से पहले, आप बाल धोने से पहले आधे से 1 घंटा पहला लगा सकते हैं, हफ्ते में 1 से 2 बार, और उसे वॉश कीजिए शैम्पू से। हफ्ते में 1 से 2 बार? उसको रहने मत दीजिए स्कैल्प पे। कितनी क्योंकि देर तक रहना चाहिए बालों में ऑयल? करीब आधे से 1 घंटा आप लोग मान के ऐसा चलिए। कहते हैं कि ओवरनाइट ऑयलिंग करो। बिल्कुल नहीं, हम एज डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसको ओवरनाइट रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आधे से 1 घंटा पहले उसको लगा के रखें ताकि बाल आपकी कंडीशन हो जाए। ओके। और आप शैम्पू जब करते हैं तो बाल आपके अच्छे खिले खिले महसूस होते खिले हैं खिले फिर। महसूस होते हैं। थोड़ी सा हम बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब कि कैसे पता करें कि जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारी जो मौजूदा स्किन है उसके लिए ठीक है या नहीं है, सूटेबल है या नहीं है? देखिए, इस जो ये स्किन केयर प्रोडक्ट अगर आपको यूज कर रहा है, कोई मार्केट से खरीद रहे हैं, तो जी। इसका एक बेसिक सिंपल टेस्ट होता है जिसको हम पैच टेस्ट कहते हैं। पैच टेस्ट, अगर राइट। किसी की बहुत ही सेंसिटिव स्किन है तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप एटलीस्ट 5 दिन के लिए रात को वो जो स्किन प्रोडक्ट है यहाँ पे गले पे लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है। आपकी जो स्किन है अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। तो अगर आपको 5 दिन बाद भी यहाँ पे अगर रेडनेस महसूस हो रही है, इरिटेशन महसूस हो रहा है, तो प्रॉबेबली वो आपकी स्किन के लिए सेफ नहीं है या फिर एलर्जी कर सकता है। लेकिन 5 दिन बाद भी अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम महसूस नहीं होता, तो फिर आप कुछ देर के लिए आप रात में, जैसे रात को 8 बजे आप अपने पूरे फुल फेस पे लगा सकते हैं और 10 बजे तक वेट कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको नहीं होता, कुछ दिन तक ऐसा नहीं होता, तो फिर आप पूरी रात भर उसे रख सकते हैं स्किन प्रोडक्ट को आप। ओके। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि आप पैच टेस्ट के जरिए है जाना जा सकता है कि जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हो हमारी स्किन के लिए ठीक है या नहीं है। डॉक्टर साहब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए गर्मियों का मौसम है, आतंक मचा हुआ है, तो देखिए गर्मियों के मौसम में ना पसीने आना बड़ी आम सी बात है। मगर होता यह है कि पसीने की वजह से स्किन इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा फैल जाता है। स्किन से ना स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है। तो किस तरीके से ख्याल रखा जा सकता है? ये जैसे गर्मी का मौसम आता है तो काफी लोगों को जांघों पे रैशेस डेवलप होने लग जाते हैं, बताया जो आपने जैसे एक्चुअल कि में दाद होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। ये इस वजह से होता है कि पसीना जो होता है स्किन पे इरिटेशन करने लग जाता है और फंगस वहाँ पे इजीली ग्रो करने लग जाता है। इस टाइम पे मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, बाहर पसीनों में काम कर रहे हैं, तो एक बार घर पे आके या तो आप नहा सकते हैं, और उसके बाद एटलीस्ट आपको जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप जितना हो सके अपने शरीर से ये जो पसीने होते हैं उसको सूखाना चाहिए। सुखाना चाहिए, और उसको पूरे टाइम आपको अंडर गारमेंट्स जो होते हैं, आपको सेम अंडर गारमेंट्स एटलीस्ट पसीने वाले नहीं पहनने चाहिए ऑन द सेकेंड डे। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है उनका यही पसीनों वाले काम की वजह से दांत का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी की वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ जाती है, कहने यस का मतलब है। यस। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जीवन शैली जो हमारी होती है अस्त व्यस्त हो चुकी है, तो क्या आप सुझाव देना चाहेंगे जो भी दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं कि जीवन शैली में बदलाव करके कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? कोई विशेष व्यायाम और आहार की अगर हम बात करें तो क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? एज आई थिंक एक जयपुराइट और एक राजस्थानी होने के बावजूद मैं बोलूँगा कि सब लोगों को मीठा बहुत ही कम कर देना चाहिए अपनी डाइट में। जो ये शक्कर होता है वो एक्चुअल में जहर होता है आपके लिए। ओके। तो तेल, शक्कर, ये जो दो चीज़ें हैं ये आपको कम करनी चाहिए। मेरे को पता है राजस्थान में सब लोगों को खाने का बहुत सर शौक है, मिठाइयाँ फेमस हैं यहाँ मिठाई की। बहुत अच्छी लगती है,
बट पर्सनली मैं कहूँगा कि एक साइंटिफिक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। राइट। तो ये कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, ये इसका मतलब ये होता है कि आपको जो आपके शरीर के अनुसार जितनी एनर्जी चाहिए आपको उससे थोड़ी कम लेनी चाहिए, ताकि आपके जो बॉडी है उसके मेटाबॉलिज्म बढ़ सके। इससे ये होता है कि आपकी बॉडी जो होती है उतना ही आहार आप लेती है और उसी से आपकी बॉडी संतुलित रहती है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी लेते हैं आपकी बॉडी में फैट बनने लग जाता है। वो जो फैट होता है वो आपके शरीर पे बहुत ही ज़्यादा हानिकारक इफेक्ट देने लग जाता है, आपके हार्ट पे, आपके ब्रेन पे, इवन स्किन और हेयर पे आपके जो फैट होता है उससे बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचती है। पर्सनली मैं खुद अपनी लाइफ में ये बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिलीव करता हूँ। मैं ज़रूरत के अनुसार ही खाना खाता हूँ या फिर उससे कम ही खाता हूँ। और एक रेगुलर एक्सरसाइज भी, हाफ यस। एन आवर डेली रेगुलर एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई भी एक्सरसाइज? बिल्कुल कोई भी। मैं सबको बोलता हूँ अगर आप कोई स्पोर्ट्स में भी नहीं है तो एटलीस्ट आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग यानी थोड़ा ब्रिस्को। थोड़ा तेज चलने का आप प्रैक्टिस कीजिए, और इससे आपकी जो बॉडी है वो संतुलित रहती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स लें। कभी कभार ये मामूली सी चीज़ें होती हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अपना फॉलो कर सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपकी स्किन और हेयर पे आपको दिखेगा। आपको बिलीव नहीं होगा कि काफ़ी लोगों को जैसे गले पे कालापन आ जाता है जी और जी। चेहरे पे कालापन आ जी जाता है। जी। वो आते हैं मेरे पास दवाई पूछने के लिए झाइयाँ कि बोलते हैं शायद उसको, या क्या जैसे बोल? चेहरे पे होती है वो झाइयाँ होती है, गले पे अगर उनके आता है तो उसको हम कहते हैं, साइंटिफिक टर्म होती है, उसको कहते हैं अकैंथोसिस निग्रिकेंस। ये एक ओके। मेडिकल कंडीशन है। तो उसके लिए जब वो कालेपन, जो गले पे मोटी चमड़ी होती है, कालापन हो जाता है, वो मुझसे उसकी दवाई लेते हैं। मैं उनको सबसे पहले ये चीज़ बोलता हूँ आप अपना वजन कम कीजिए, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम वजन बढ़ने की वजह से आपकी गले पे कालापन आया है। तो कुछ कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो डायरेक्ट आपके खान पान से आपकी चमड़ी पे आ सकती हैं। तो एक रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अच्छी स्किन और हेयर हेल्थ के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आज आपसे बात करके अब बहुत सारी जो है जानकारी आज हमको प्राप्त हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम आपको। हम चाहेंगे कि फिर किसी चर्चा परिचर्चा में आप हमारे लिए समय जरूर निकाल कर जरूर। आए और काफी सारी और भी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे दर्शकों तक पहुंचे। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा कुशल मंगल रहें और थैंक यू ऐसे ही सो मच। स्टूडियो आते रहें। तो आज हमारे साथ चर्चा परिचर्चा में त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवम गोयल से आप मिले। मुझे पूरा यकीन है कि आज के इस वीडियो से आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए देखते रहें, बने रहें न्यूज़ 21।